राधा पढ़ी लिखी व संस्कारी लड़की थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। राधा के एक भाई था जो अपनी पत्नी के कहने पर अपनी माँ पर अत्याचार करता था। यह बात राधा को पता ही नहीं थी। बेटी, बड़ा मन कर रहा है तुमसे मिलने का। गर्मी की छुट्टियों में भी नहीं आई। अब तो सर्दी भी आ गई है। बच्चों के स्कूल में 7 दिन की छुट्टी होगी। कुछ दिन तो आ जाओ। या माँ को मिलने का तुम्हारा मन नहीं करता? इतने लोगों के होते हुए भी मेरा यहाँ मन नहीं लगता। फोन पर बेटी से बात कर कविता जी की आंखें नम हो गई। राधा बोली, क्यों माँ, भैया भाभी हैं और बच्चे भी हैं, फिर भी आपका मन क्यों नहीं लगता है? और सर्दी अभी इतनी तो नहीं पड़ रही, फिर आपको इतनी ठंड क्यों लगती है? पहले तो आप कहती थी कि रजाई में मुझे गर्मी लगती है, अब आप कहती हैं उसी रजाई में आपको ठंड लगती है। ऐसा क्यों? कविता जी बोली, पता नहीं बेटा, अब आंखों से उतना दिखता भी नहीं है और ना ही उतना चल पाती हूँ। यह रजाई भी पहले की तरह भारी नहीं है, बहुत हल्की हो गई है। जब मैं बहू से बोली तो वह बोली, यह वही रजाई है, बुढ़ापे का शरीर है, इसीलिए शायद आपको ज़्यादा ठंड लगती है। आप तो ईश्वर से कहती है, इस ठंड में तो मुझे ले जाओ। ठंडी गर्मी कुछ भी बर्दाश्त नहीं होता। बेकार में बच्चों पर बोझ बनी बैठी हूँ। राधा बोली, माँ ऐसी बातें क्यों करती हो? देखो भाभी की माँ आपसे भी ज़्यादा उम्र की है, फिर भी कितने आराम से रह रही है। कविता जी बोली, हाँ, क्योंकि उन्हें मेरी तरह इतनी दवाइयाँ जो खानी नहीं पड़ती और उनकी बेटी हर 2 महीने में उनसे मिलने जाती है। पर तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं है, तुम आती ही नहीं हो। राधा बोली, माँ आप तो बच्चों की तरह करने लगी, जैसे मैं अपने बचपन में बहाने बनाकर आपसे अपनी बात मनवाती थी। कविता जी बोली, हर माँ बाप एक उम्र के बाद अपने ही बच्चों के बच्चे बन जाते हैं। तो बोलो, मेरी जिद पूरी करोगी? तुम मुझसे मिलने आओगी ना? राधा ने उस वक्त तो हाँ कर दिया। बाद में अपने पति विक्रम के सामने सारी बातें बताई। विक्रम बोला, इसमें पूछने वाली क्या बात है राधा, चली जाओ 4 दिन के लिए। 4 दिन में क्या बिगड़ जाएगा? राधा बोली, आप मेरी भाभी के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हैं। जब वह मेरी माँ के खाने का ध्यान नहीं रखती तो आपको लगता है वह मेरे बच्चों का ध्यान रखेंगी? विक्रम बोला, 4 दिन के लिए बच्चों को यहीं छोड़ दो, मैं अपनी माँ को बुलवा लूँगा, वह सबका ध्यान रख लेगी। तुम जाकर अपनी माँ को देखो। अब उनकी उम्र ऐसी हो चली है कि आज है कल नहीं, तो उनकी यह भी इच्छा पूरी कर दो, वरना आगे चलकर तुम्हें लगेगा कि तुमने अपनी माँ के साथ न्याय नहीं किया। पति की बात मानकर अगले दिन राधा अपनी माँ के घर चली गई। राधा की माँ अपने समय में बैंक मैनेजर थी। उनकी नौकरी जाने के बाद कई तरह की बीमारियों ने उन्हें घेर लिया। बेटी की शादी के बाद बहू के आते ही उन्होंने घर की सारी बागडोर बहू को दे दी थी। बहू ने उन्हें संभालने की जगह सभी रिश्तों को तोड़ मरोड़ कर रख दिया। ना तो ननद के साथ बनती थी, ना सास के साथ। फिर भी बेटे के मोह में कविता जी वहाँ से कहीं और जाना भी नहीं चाहती थी। जब राधा मायके आई तो ननद को देखकर सरिता का माथा ठनक गया और कटाक्ष करके बोली, आप कैसे अपने बच्चों और पति को छोड़कर यहाँ चली आई? क्या आपको उनकी चिंता नहीं होती है? इतना भी मायके घूमने का क्या शौक है कि अपनी बूढ़ी सास पर पूरे घर की जिम्मेदारी छोड़ आई? राधा बोली, भाभी, जब तक मेरी माँ है तब तक तो मायके आऊँगी, अब चाहे आपको पसंद हो या ना हो। जहाँ तक मेरी सास की बात है, मैं उनके खाने पीने का बहुत ध्यान रखती हूँ ताकि उनका स्वास्थ्य हमेशा अच्छा रहे। आज उनका स्वास्थ्य अच्छा है और मुझे उन पर पूरा भरोसा है, तभी तो पूरे घर की जिम्मेदारी उन्हें सौंप कर आई हूँ। कहकर राधा अपनी माँ के कमरे में चली गई। बंद कोठरी में माँ की दशा देखकर राधा के होश उड़ गए। इतनी सर्दी में हल्का सा कंबल और टूटी हुई चारपाई पर बैठ सूखी रोटी चबा रही थी। माँ को सूखी रोटी चबाते देख राधा की आंखों में आंसू आ गए। कविता जी धुंधली आंखों से बेटी को निहारने लगी। माँ, आप इस हालत में
आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इससे पहले कविता जी कुछ कहती तभी उनकी बहू वहाँ आ गई। सरिता को देख राधा बोली, आपकी हिम्मत कैसे हुई माँ को रात की बची हुई सूखी रोटी देने की? सरिता तमक कर बोली, अब सारा दिन खाट पर बैठी रहती है, काम तो कोई करती नहीं है। तुम्हारी माँ तो रात की रोटी खा लेगी तो कौन सी आफत आ जाएगी। आवाज़ सुनकर सरिता का पति भी वहाँ आ गया। राधा भाई से बोली, भैया यह माँ की क्या हालत बना दी है आप दोनों ने। जिस माँ ने तुमको पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा आदमी बनाया, आज उसी माँ के लिए तुम्हारे पास खाने के लिए 2 रोटी भी नहीं है। देखो यह हमारे घर का मामला है, इसमें तुम्हें दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राधा का भाई शिवपाल झुंझलाते हुए बोला। राधा कुछ और बोलती उससे पहले ही कविता जी ने उसे रोक दिया और बोला, बेटा कुछ मत कहो इन लोगों से, कुछ समय मेरा कट गया है, कुछ और ऐसे ही कट जाएगा। बस तुम मेरे पास बैठो, मुझे अच्छा लग रहा है। माँ के कहने पर राधा चुप हो गई। माँ आप 1 मिनट रुको, पहले मैं आपके लिए ताज़ा खाना लेकर आती हूँ। राधा ने माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया, फिर दवाई देकर जब सुला रही थी, जैसे ही वह रजाई अपनी माँ के पैरों पर रखी तो बोली, यह तो बहुत हल्की रजाई है माँ, इसमें तो आपको बहुत ठंड लगेगी। माँ बोली, तभी तो मैं तुमसे कह रही थी मुझे बहुत ठंड लगती है। यह रजाई बहुत पुरानी हो गई है, इसीलिए हल्की हो गई है। माँ रजाई हल्की नहीं हुई है, रिश्ते हल्के हो गए हैं। राधा मन ही मन कहने लगी। राधा ने अपनी रजाई भी माँ के बदन पर डालकर सुला दिया। अगली सुबह राधा रसोई में अपनी भाभी के पास गई और बोली, भाभी कल तो मैं माँ की वजह से चुप हो गई, लेकिन मैं अब आपसे पूछना चाहती हूँ, माँ की जगह अगर आपकी माँ होती तब भी आप ऐसा ही अन्याय करती जैसा आप माँ के साथ कर रही है, या आपकी भाभी आपकी माँ के साथ ऐसा अन्याय करे तो आपको कैसा लगेगा? देखिए ननद जी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। उधर से चाय का कप हाथों में लिए शिवपाल भी रसोई में पहुंच गया। राधा तुम जब से आई हो तब से ही हमारे पीछे लगी रही हो, तुम्हारी परेशानी क्या है? अगर इतनी ही चिंता है तुम्हें माँ की तो अपने साथ ले जाओ या फिर कहीं बीच सड़क पर छोड़ आओ। अपने भाई की बात सुनकर राधा अचंभित हो गई। भाई तुम भाभी के बहकाव में आकर अपने फर्ज को भूल रहे हो, राधा नम आंखों से बोली। और रही बात माँ को ले जाने की, तो मैं कब का ले जाती, लेकिन माँ तो तुम्हारे मुंह में पागल है, वह तो यहाँ से जाना ही नहीं चाहती। वहीं खड़ा हुआ 10 साल का शिवपाल का बेटा सुरेश सब कुछ सुन रहा था। उनके पास आया और बोला, बुआ जी इन दोनों को समझाने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब आने वाले समय में यही सब चीज़ें इनके साथ घटित होगी तब इनको एहसास होगा कि हमने अपनी जवानी में अपनी बुढ़िया माँ के साथ कितना गलत किया था। और एक दिन मैं भी आप दोनों को बीच सड़क पर छोड़ आऊँगा। और हाँ, आप दोनों इस चीज़ के लिए किसी को दोष मत देना, क्योंकि यह सब चीज़ें मैं आप दोनों से ही सीख रहा हूँ। इतना कहकर सुरेश वहाँ से चला गया। बेटे की बातों ने सरिता और शिवपाल को अंदर तक हिला कर रख दिया। दोनों के चेहरे एकदम से सफ़ेद पड़ गए। बाद में राधा ने अपने भतीजे को भी समझाया और अपनी मम्मी से उन बातों के लिए माफ़ी मांगने के लिए बोला। 2 दिन बाद जब राधा जा रही थी तो अपनी भाभी से बोली, मेरे पास अब कुछ कहने और सुनने के लिए बचा नहीं है। आज आपके बेटे ने ही आपको आईना दिखा दिया है। आपको अपने हर सवाल का जवाब अपने ही बेटे से मिल चुका है, क्योंकि जो फसल हम बोते हैं वही तो काटते हैं। माँ मेरे साथ जाना नहीं चाहती, क्योंकि उनकी आत्मा यहाँ अपने बेटे और पोते से जुड़ी हुई है।
आप दोनों इस बात को जितनी जल्दी समझ जाओगे, आगे चलकर उतनी ही तकलीफ कम होगी। मैं अपनी माँ पर होते हुए अत्याचार को सहूँगी नहीं और कभी भूलूंगी भी नहीं। आशा करती हूँ आप अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से संभालोगे। इतना कहकर राधा वहाँ से चली गई। दोस्तों, राधा और सुरेश ने मिलकर भैया और भाभी को सबक सिखाकर सही किया या गलत कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यह कहानी लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।